हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 4 लेंगे, जो कि ओरल एविडेंस की बात करता है। इसका सेक्शन 59 से 60 तक के प्रोविजंस को कवर करेंगे। इससे पहले के सेक्शंस मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। सो नाउ सेक्शन 59, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। तो सेक्शन 59 क्या कह रहा है कि हम फैक्ट्स को जो है कैसे प्रूव कर सकते हैं, ओरल एविडेंस से। All facts except the contents of the document or electronic records may be proved by oral evidence। तो ये कह रहा है कि सारे फैक्ट्स को हम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ बोल रहा है, ये दो एक्सेप्शन दे रहा है। पहला क्या, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इनको हम ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते। तो इनको कैसे प्रूव किया जाएगा? इनको प्रूव करने के प्रोविजन जो है वो सेक्शन 62, 63 और 65A में दिए गए। इनके अलावा जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको हम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 59 ये बोलता है। नाउ सेक्शन 60, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए। ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वॉट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से। तो ये सेक्शन याद रखना कि सेक्शन 60 के अंदर बोला गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए? ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कब कब ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है कि कब कब दे सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। मतलब कि वो फैक्ट ऐसा है जो कि देखा जा सकता था, देखने से रिलेटेड वो फैक्ट है, तो उसका एविडेंस कौन देगा? वो पर्सन देगा जो कहता है कि हाँ मैंने ये देखा है। ठीक है, जो जिस पर्सन ने देखा वो ही उसका एविडेंस देगा। If it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of witness who says he heard it। अगर वो फैक्ट ऐसा है कि जो सुना जा सकता था, तो उसका एविडेंस कौन देगा? वो ही विटनेस देगा जिसने उसको सुना है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। If it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of witness who says he perceived it by that sense or in that manner। सेम विद द केस कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि परसीव किया जा सकता था किसी के सेंसेस से, तो सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसने उसको फील किया हो, जिसने अपने सेंसेस के थ्रू उसको परसीव किया हो, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन और द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु हेल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। जिसने वो ओपिनियन की जिस पर्सन ने वो ओपिनियन बनाया है ना, तो सिर्फ वो ही पर्सन दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। जैसे कि हमने एक्सपर्ट ओपिनियन पर पढ़ा था ना, तो ओपिनियन कौन बना रहा है? एक्सपर्ट बना रहा है। तो सिर्फ वो ही एक्सपर्ट ही आके बोल सकता है कि हाँ ये ओपिनियन मैंने इस बेसिस पे बनाया है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड डेट, अब इसके प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड डेट द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन एनी ट्रीटीज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल एंड द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज इफ द ऑथर इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड और हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच द कोर्ट रिगार्ड एज अनरिजनेबल। ठीक है, ये 32 वाली बात की है कि अगर कोई एक्सपर्ट है, अगर कोई ओपिनियन देना है ट्रीटीज का या सेल का, और वो जो है अब क्या हो गया है, डेड हो चुका है, मिल नहीं रहा है, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो चुका है, उसको एज अ विटनेस नहीं बुला सकते। ठीक है, वही अगर उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस केस में जो है वो कैसे प्रूव हो सकता है? बाय प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज। इसका सेकंड प्रोविजो देखते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, कोर्ट में if it thinks fit require the production of such material thing for its inspection। तो ये सेकंड प्रोविजो ऐसा कह रहा है कि अगर ओरल एविडेंस ऐसा है जिससे क्या हो रहा है, किसी मटेरियल थिंग की एग्जिस्टेंस और कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? उस मटेरियल थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा ताकि कोर्ट जो है उसको इंस्पेक्ट कर सके। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल थिंग के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ है तो उसको कोर्ट जो है क्या करेगा? प्रोडक्शन के लिए बोलेगा और फिर कोर्ट जो है उसको
इंस्पेक्ट करेगा, जिससे कि वो उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन का पता लगा सके। नाउ हियर से एविडेंस, तो सेक्शन 60 जो है ना वो एक्सक्लूड करता है हियर से एविडेंस को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हियर से एविडेंस वाला पॉइंट लिया है ताकि अपन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेक्शन 60 क्या बात करता है, अभी हम पढ़ के आए कि सेक्शन 60 कहता है कि एविडेंस कैसा होना चाहिए, एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब वो एविडेंस अगर देखने से रिलेटेड हो तो सिर्फ वही पर्सन देगा जिसने जिसने उसको देखा हो, सुनने से है तो वही पर्सन देगा जिसने उसे सुना हो, परसीव करने से तो वही पर्सन देगा जिसने उसे सुना हो, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 60 ये बात करता है, और इसलिए सेक्शन 60 जो है वो हियर से एविडेंस को और इनडायरेक्ट एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। क्यों एक्सक्लूड करता है अब सेक्शन 60? पहली चीज़ कि वो ऑन नॉलेज पे, खुद की नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, वो किसी से सुन के आया और फिर अपना स्टेटमेंट दे रहा है, इसलिए इसको एक्सक्लूड करते हैं। सेकेंड, कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन नॉट डेट इफेक्टिवली, जो पर्सन जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है ना उसको हम इतने इफेक्टिवली क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन है ही नहीं जिसने उसे सुना हो या देखा हो, वो तो सुन के आया और फिर अपना स्टेटमेंट दे रहा है। थर्ड जो है चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन, अब जो सुनी सुनाई बातें होती है वो एक पर्सन से दूसरे से तीसरे तक जाते जाते उस बात का सेंस ही बदल जाता है और वो बात टोटली चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है फैब्रिकेशन के। इसलिए हम जो है हियर से एविडेंस को जो है क्या नहीं मानते, एडमिसिबल नहीं मानते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हियर से एविडेंस को हम एडमिसिबल मानते हैं एज ए एविडेंस। पहला सेक्शन 6 जो कि रेस जस्ट है, वहाँ पे हम हियर से एविडेंस को वो एज ए एविडेंस लेंगे। सेक्शन 32 में जहाँ पे अपन ने वो 8 पॉइंट्स पढ़े थे, उन सारी कंडीशंस हैं अगर, तो वहाँ पे भी हम इसको एडमिसिबल मानेंगे। सेक्शन 33 जो कि 32 का ही एक्सटेंट है, उस केस में भी हम इनको एडमिसिबल मानेंगे। सेक्शन 60 का प्रोवाइजो 1 जो अभी अपन ने पढ़ा था, अगर ओपिनियन है किसी पर्सन का किसी ट्रीटी से और इनसे रिलेटेड, अब वो पर्सन जो है वो डेड हो चुका है और उसको नहीं ढूंढा जा सकता है या फिर उसको कोर्ट के सामने लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उस केस में जो है हम उसके स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, रेलेवेंट मानेंगे और एडमिसिबल मानेंगे। सेक्शन 74 जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे बताऊंगी सेक्शन 74 में हियर से एविडेंस को, और एडमिशंस एंड कन्फेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम हियर से एविडेंस को क्या मानते हैं, एज एडमिसिबल मानते हैं एज ए एविडेंस। अदरवाइज हियर से एविडेंस जो है वो क्या है, एक्सक्लूड है फ्रॉम द टर्म ऑफ एविडेंस। तो ये सेक्शन 60 जो है इसमें अपन ने क्या चीज़ पढ़ी, पहली चीज़ तो ये एक्सक्लूड करता है और बोलता है कि हमेशा एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। और आप ये सेक्शन याद रखना कि कौन से सेक्शन में बोला है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, और ये भी पूछ सकते हैं कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोविजन नहीं समझ में आया या हियर से एविडेंस नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।